हाय किड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री वे टू इंग्लिश। आज का जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक पूर्वी का लास्ट चैप्टर बीबा चौधरी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इन इवेंट्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? शी वॉज बोर्न इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। सेकेंड है, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर को ज्वाइन किया था, जहां पे नोबेल पुरस्कार विजेता पैट्रिक एमएस ब्लैकेट की गाइडेंस में उन्होंने काम किया। थर्ड है, उन्हें नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए एरविन श्रोडिंगर के द्वारा। फोर्थ है, वो पहली वुमेन फैकल्टी मेंबर बनी टाटा इंस्टीट्यूट में। फिफ्थ है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनके नाम पे जो है तारे को किया, जिसको नाम दिया गया बीबा। लास्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अ चेयर प्रोफेसरशिप इन बीबा's नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज द मेंशन ऑफ पैट्रिक एम एस ब्लैकेट अ नोबेल लॉरिएट सिग्निफिकेंट इन दिस एक्सट्रैक्ट? तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इसमें पैट्रिक एम एस ब्लैकेट जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनका मेंशन किया गया है, उनका नाम बताया गया है। वो जरूरी क्यों है, क्यों उनका नाम बताया गया है? लॉरिएट का मतलब होता है विजेता, तो नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था फिजिक्स में। तो ये जो है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे जो है ये हमें बताया जा रहा है कि जो बीबा चौधरी हैं वो जो काम कर रही थी वो कितने बड़े, कितने रिस्पेक्टेड इंसान के अंडर में काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है किसी ऐरे गहरे के अंडर में वो काम कर रही थी, वो एक्चुअली एक नोबेल पुरस्कार विजेता की गाइडेंस में जो है काम कर रही थी, which proves the quality and importance of her research. What can be inferred about the public perception of women scientists in the 1940s from the title given to her by the press, India's New Women Scientist? तो ये जो उन्हें टाइटल दिया प्रेस ने, इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट, इससे जो है हमें क्या पता चलता है कि 1940s में महिला साइंटिस्ट के बारे में लोगों की क्या सोच थी। तो उससे हमें ये पता चलता है कि लोग उस समय भी जो है डाउटफुल थे महिला साइंटिस्ट की कैपेबिलिटीज के बारे में। लोगों को यकीन नहीं था कि महिलाएं जो है वो कुछ कर पाएंगी। In the phrase celebrated Nobel laureate, the word celebrated refers to all of the following except someone who is. तो नोबल लॉरिएट सेलिब्रेटेड, यहाँ पे सेलिब्रेटेड से क्या समझ में आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत ही फेमस थे और बहुत ही रिस्पेक्टेड थे, रिनाउंड थे अपने अचीवमेंट्स के लिए, उनके अचीवमेंट्स के लिए उन्हें जाना जाता था, अपनी फील्ड में बहुत ही सम्मानित थे, वेल रिगार्डेड थे। बट फ्रीक्वेंटली सीन इन पब्लिक ये नहीं है। सेलिब्रेटेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो पब्लिक में बार बार दिखाई देते थे, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। Complete the following sentence. The phrase she has an eye for cosmic rays suggests that she had a special talent and sharp ability to observe and study cosmic rays. तो ये जो फ्रेज है कि उनके पास जो है आंख थी जिससे जो है मतलब उनके पास दृष्टि थी जिससे वो कॉस्मिक रेस को पहचान सकती थी, इससे हमें ये समझ में आता है कि उनके अंदर स्पेशल टैलेंट था और बहुत ही अच्छी एबिलिटी थी जिसमें जो है वो कॉस्मिक रेस को अच्छे से ऑब्जर्व और स्टडी कर सकती थी। तो उनका दिमाग बहुत तेज था, स्पेशल टैलेंट था उनके अंदर। नेक्स्ट अगेन हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। What can be inferred about the challenges faced by women scientists today as compared to बीबा चौधरी's era? तो जो है हमें क्या समझ में आता है कि आज के टाइम में जो महिला साइंटिस्ट हैं उन्हें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बीबा चौधरी के टाइम के कंपैरिजन में। तो ये समझ में आता है कि चैलेंजेस जो है वो सेम ही है, द चैलेंजेस रिमेन बट प्रोग्रेस हैज बीन मेड। तो चैलेंजेस आज के टाइम में भी हैं बट कुछ प्रोग्रेस हुई है। द फ्रेज बीबा चौधरीज लेगेसी लिव्स ऑन सजेस्ट दैट, ये जो फ्रेज है कि उनकी जो लेगेसी है वो हमेशा जीवित रहेगी, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो उनका काम है, जो उनकी स्ट्रगल है, वो आगे आने वाली जनरेशन जो है वुमेन साइंटिस्ट की उनको हमेशा इंस्पायर करती रहेगी।
Why is Biba Chaudhary referred to as a beacon and a beam of light in the extract? She's called a beacon and a beam of light because she showed the way for women in science, inspiring them to overcome difficulties and pursue scientific careers. तो उन्हें जो है एक एग्जाम्पल कहा गया है, रोशनी का एक प्रतीक कहा गया है, क्योंकि वो जो है साइंस की फील्ड में जो महिलाएं हैं उन्हें जो है उन्होंने एक रास्ता दिखाया कि आप भी साइंस की फील्ड में कुछ कर सकते हो। उन्होंने उन्हें जो है इंस्पायर करा कि तुम भी जो है मुश्किलों को ओवरकम करके साइंस में अपना करियर बना सकते हो। State whether the following sentence is a fact or an opinion. Biba Chaudhary was the beacon, the beam of light whose story continues to inspire young women. ये जो है ये एक ओपिनियन है। इसमें जो है हम अपने एडमिरेशन को, अपने इंटरप्रिटेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। हम बता रहे हैं कि मैं कितना उन्हें एडमायर करती हूँ, कि मुझे लगता है कि वो एक एग्जाम्पल है, वो एक रोशनी की बीम की तरह है लोगों के लिए, ताकि वो यंग वुमेन को इंस्पायर कर सके। तो ये कोई वेरीफाइबल फैक्ट नहीं है, ये सच है, ऐसा नहीं है कि ये झूठ है। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट कि वो सच में है, बट ये किसी की ओपिनियन है, ये कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट ये होगा कि उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, राइट। दिस इज अ फैक्ट, क्योंकि इसे आप वेरीफाई कर सकते हो, ये एक फैक्ट है, बट ये जो है ये ओपिनियन है। Answer the following questions. Why is Biba Chaudhary considered a pioneer in the field? उन्हें जो है साइंस की फील्ड में पायनियर क्यों कहा जाता है? पायनियर का मतलब होता है सबसे पहला। तो जो है उन्हें पायनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंडिया की पहली वुमेन फिजिसिस्ट थी, और सबसे शुरुआत के टाइम में जो है वो ऑलमोस्ट जो है स्टार्टिंग की कुछ महिलाओं में से एक थी जिन्होंने हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स पे काम किया था। तो उन्होंने उस टाइम पे जो है इतने सारे जेंडर बैरियर्स को तोड़ के जो है साइंस की फील्ड में अपना नाम कमाया, तो इसलिए उन्हें पायनियर कहा जाता है। What does Biba Chaudhary's nomination by Erwin Schrödinger tells us about her abilities? तो उनका ये जो नॉमिनेशन हुआ इससे हमें समझ में आता है कि वो बहुत ही एक्सेप्शनल टैलेंट की साइंटिस्ट थी, और इंटरनेशनली भी लोग उनके टैलेंट को पहचान रहे थे। बीबा चौधरी जो है उन्होंने कभी भी जो है अवार्ड्स या रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं किया। इस स्टेटमेंट को आपको आपके चैप्टर से सपोर्ट करना है, चैप्टर में से कोई एग्जाम्पल देके। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हमें बताया गया है कि उनकी पूरी लाइफ में उन्हें कोई भी अवार्ड कभी भी नहीं मिला, फिर भी जो है वो कंटिन्यूअस अपनी रिसर्च करती रही बिना थके। इससे हमें समझ में आता है कि उनका जो फोकस था वो साइंस पे था, उनके काम पे था, ना कि फेम या रिकग्निशन पे। How does the renaming of a star as Biba serve as both a literal and symbolic recognition of her contributions? तो उनके नाम पे जो स्टार को किया गया, एक स्टार का नाम जो है बीबा दिया गया, ये एक लिटरल रिकग्निशन है, राइट, कि जो है लिटरल सेंस में कि ऐसा सच में हुआ, एक तारे को उनका नाम दे दिया गया। तो ये जो है लिटरल सेंस में जो है समझ में आता है कि कॉन्स्टलेशन लियो में एक तारे को जो है बीबा नाम दे दिया गया, जिससे उनका जो साइंस में कंट्रीब्यूशन था उसे ऑनर किया गया। सिंबॉलिक रिकग्निशन भी है ये, क्योंकि जो है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में जो है अननोटिस थी। तो आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, राइट, आपको नहीं पता कौन सा तारा क्या है, तो बहुत सारे तारे हैं, बट उन तारों की इंडिविजुअली कोई पहचान नहीं है। तो वो भी ऐसी ही थी पूरी लाइफ में, उनकी इंडिविजुअली कोई ऐसे पहचान नहीं थी, बट उसके बाद जब जो है उनके मरने के बाद लोगों ने उनके काम को देखा और लोगों ने समझा कि उन्होंने कितना बड़ा जो है वो योगदान दिया इस फील्ड में, तो लोगों को समझ में आया कि वो सच में कितनी इम्पोर्टेंट थी और कितना महत्वपूर्ण उन्होंने काम किया था इस फील्ड में। तो ऐसे ही जो है उस तारे को कोई पहचान जाए और मैं आपसे कहूँ कि ये ध्रुव तारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन दिखाता है, तो वो तारा अपने आप में जो है एक उसकी पहचान हो जाती है, राइट। तो ऐसे ही जब इस तारे को पहचान दी गई तो ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे उनकी पूरी लाइफ जो है वो अंधेरे में थी, उसमें कोई बहुत ज्यादा जो है चमक नहीं थी, कोई उन्हें पहचानता नहीं था, बट उनके जाने के बाद जो है उनके काम को लोगों ने पहचाना, उनके नाम पे एक तारे को भी किया गया, तो उन्हें जो है रिकग्निशन उनके जाने के बाद मिला। How do the roles of women in ISRO today reflect broader changes in societal attitudes towards women in STEM in India? Women in ISRO now lead major missions like Mars Orbiter mission and Chandrayaan-3, showing that society has become more accepting and supportive of women in science and
टेक्नोलॉजी। तो आज के टाइम में इसरो में जो है बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मेजर मिशंस को लीड कर रही हैं, राइट। जो मार्स का मिशन हुआ था, चंद्रयान जो था, इन सबको वुमेन ने लीड किया था। तो कहीं ना कहीं इससे ये समझ में आता है कि सोसाइटी जो है अब वो वुमेन को और ज्यादा सपोर्ट कर रही है और एक्सेप्ट कर रही है कि वुमेन भी जो है साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आ सकती हैं और बहुत बड़े बड़े योगदान दे सकती हैं, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। What is the writer's purpose in highlighting the contributions of Biba Chaudhary and modern women scientists? The writer wants to honor forgotten pioneers, show progress over time, and inspire young readers, especially girls, to pursue careers in science. तो जो राइटर हैं इस चैप्टर के, उनका मकसद क्या है? वो चाहते हैं कि लोग ये भूले हुए लोगों को याद करें, हम सबको याद रहे कि ये कितने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में जो है सबसे पहले कुछ किया। तो ये सब पायनियर्स हैं। तो राइटर चाहते हैं हम इनको याद करें। वो हमें दिखाना चाहते हैं कि धीरे धीरे समय के साथ कितनी प्रोग्रेस हुई है। पहले के टाइम में महिलाओं को एंट्री भी नहीं थी, अब वो मिशंस को लीड कर रही हैं। तो वो जो है यंग रीडर्स को, स्पेशली लड़कियों को एनकरेज करना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये सब भी जो है साइंस की फील्ड ज्वाइन करें। ये ना सोचें कि हम महिला हैं तो हम इस फील्ड में कुछ कर नहीं सकते हैं। How might this help shape people's perception of women in other male-dominated fields? The text shows that women can succeed through talent and determination. ये जो चैप्टर है ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने टैलेंट के दम पे, अपने डिटर्मिनेशन के दम पे जो है कहीं भी सक्सीड कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर है ये सोसाइटी को एनकरेज कर रहा है कि हम वुमेन को लीडरशिप के रोल में एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी क्लास में जो है अगर कोई लड़की जो है वो मॉनिटर है तो लड़के कह रहे हैं नहीं, लड़की क्यों हमें लीड करेगी। या फिर आप किसी ऑफिस में जाओ, आपकी टीम मैनेजर जो है वो एक लड़की है तो आप कहो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं राइटर जो है वो हम सबको मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है कि लड़कियों को जो है एक्सेप्ट करना है और उन्हें और ज्यादा प्रमोट करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर काम मेल ही कर पाए, फीमेल भी उस काम को वैसे ही कर सकती है, उससे अच्छा भी कर सकती है। तो जो है सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट हमें ये क्रॉसवर्ड पजल को फिल करना है। तो क्यूज में हमें जो है यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स के जो एंटोनिम्स हैं यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले जो वर्ड हैं वो हमें यहाँ पे फिल करने हैं। तो क्रॉस में पहला है कोर। तो कोर का ऑपोजिट हो जाएगा पेरिफ्री। कोर का मतलब होता है सेंटर, पेरिफ्री का मतलब हो गया बाउंड्री। फिफ्थ है डिपेंडेंट, तो उसका हो जाएगा ऑटोनमस। डिपेंडेंट हुआ किसी पे डिपेंड है, ऑटोनमस जो इंडिपेंडेंट होके काम कर रहा है। सेवन है एक्सटिंग्विश, तो इसका हो जाएगा इग्नाइट, राइट। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझाना, इग्नाइट का मतलब जलाना। एट है टेरेस्ट्रियल, तो इसका हो जाएगा कॉस्मिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड और कॉस्मिक का मतलब है यूनिवर्स से रिलेटेड। डाउन में नंबर वन है एफर्टलेस, तो यहाँ पे उसका हो जाएगा आर्डुअस। एफर्टलेस का मतलब होता है बिना कोई मेहनत करे, राइट, ज्यादा एफर्ट नहीं लगा। आर्डुअस का मतलब है कड़ी मेहनत करने के बाद। टू है वीकनेस, तो इसका हो जाएगा टेनासिटी। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी और टेनासिटी का मतलब है आपकी ताकत। थ्री है नेग्लेक्ट, तो इसका हो जाएगा रिकग्निशन, राइट। नेग्लेक्ट का मतलब है अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना, एंड रिकग्निशन का मतलब है पहचानना। नंबर सिक्स है ट्रिवियल, तो उसका हो जाएगा पिविटल। ट्रिवियल का मतलब होता है कोई चीज जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और पिविटल का मतलब होता है कोई बहुत ही बड़ी चीज, कोई टर्निंग पॉइंट किसी चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे जो अंडरलाइन फ्रेज है उसे हमें किसी वर्ड से रिप्लेस करना है। तो वर्ड्स जो है हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है द फर्स्ट पीपल टू स्टार्ट, तो ये क्या होगा, पाइनियर, राइट। पाइनियर का मतलब होता है फर्स्ट पीपल। साइंटिस्ट हु स्टडीज मैटर एनर्जी लाइट, उसे फिजिसिस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स आर माई क्लासमेट्स एंड आर माई एज, तो ऐसे फ्रेंड्स जो मेरे क्लासमेट्स हैं और मेरे एज के हैं उन्हें हम कहते हैं पियर्स, माई पियर्स। फेमस एंड इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं ल्यूमिनरीज। कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड डिटर्मिनेशन हो गया परसिस्टेंस। थिंग्स दैट ब्लॉक आवर वे, वो हो गए बैरियर्स, राइट। बैरियर्स क्या हुए, ऐसी चीजें जो हमारा रास्ता रोक रही।
नेक्स्ट है सफिक्स। सफिक्स क्या होते हैं? जब हम किसी वर्ड के एंड में कोई वर्ड ऐड करके एक नया वर्ड बनाए तो वो हो जाता है सफिक्स। तो एंड में जो हम ऐड कर रहे हैं वो होता है हमारा सफिक्स। तो यहाँ पे अचीवमेंट में क्या है? अचीव प्लस मेंट को हमने कंबाइन करा तो अचीवमेंट बन गया। ऐसे ही मेंबर प्लस शिप कर दिया तो मेंबरशिप, गवर्न प्लस मेंट कर दिया तो गवर्नमेंट, पार्टनर प्लस शिप पार्टनरशिप, चाइल्ड प्लस हुड चाइल्डहुड, सिटीजन प्लस शिप सिटीजनशिप, entertain plus meant entertainment, brother plus hood brotherhood, agree plus meant agreement. नेक्स्ट है एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस क्या है? सपोज कोई टाइटल है तो उसमें हर वर्ड का पहला लेटर लेके जो है हम एक वर्ड बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एब्रीविएशन, राइट? जैसे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, NASA, नासा, राइट? तो जब जो है हम ऐसे NASA जो है ये ले रहे हैं इसका एब्रीविएशन और इसे जो है हम एक कंप्लीट वर्ड की तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूँ नासा, इसरो, स्टेम। तो ये क्या हो गया? ये है हमारे एक्रोनिम्स। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ एक्रोनिम्स जो हैं ढूंढ के सर्कल करने हैं ना। पहला वाला मैंने आपको बताया, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नासा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स। आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धि एंड होम्योपैथी, ये क्या है? हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, निपर जो है, NIPER, ये हो गया। डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, ये है हमारा। इसे हु मैंने किसी को भी कहते हुए नहीं सुना है, तो आई डोंट नो हाउ दिस इज एन एक्रोनिम, बट आपकी बुक में यहाँ पे दिया है तो आप इसे कह सकते हो, बट जनरली लोग इसे WHO ही प्रोनाउंस करते हैं। क्लिपिंग। क्लिपिंग क्या होता है? किसी वर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में कर दें, तो हम जो है उसमें से कुछ वर्ड्स को क्लिप करके कट कर दें और कुछ निकाल के जो है खाली उन्हें प्रोनाउंस करें तो वो हो जाता है हमारा क्लिपिंग। क्लिपिंग इज द मेथड ऑफ मेकिंग वर्ड्स फ्रॉम लार्जर वर्ड्स इन इंग्लिश। तो बड़े वर्ड से हम एक वर्ड बना रहे हैं छोटा, उसे हम कहते हैं क्लिपिंग। नाउ क्लिपिंग जो है वो तीन मेथड से होती है। एक है बैक क्लिपिंग, यानी इसमें हम जो एंड वाले वर्ड्स हैं उन्हें हटा दे रहे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग वालों को ले रहे हैं। जैसे एडवर्टीजमेंट का हमने खाली एड ले लिया, गैसोलीन का हमने गैस ले लिया, मेमोरेंडम का मेमो, एग्जामिनेशन का एग्जाम, जिम्नेजियम का जिम और फोटोग्राफ का फोटो, राइट? तो हम जो है इसे बैक क्लिपिंग कहते हैं। फ्रंट क्लिपिंग होती है जब हम जो स्टार्टिंग के वर्ड है उन्हें कट कर दें और एंड वालों को प्रोनाउंस करें, जैसे टेलीफोन का फोन, इंटरनेट का नेट, मोटर बाइक का बाइक एंड इंटरनेट का नेट। ओके, दैट्स रिपीटेड। मिडिल क्लिपिंग क्या है? जब हम जो है दोनों साइड के वर्ड्स को, स्टार्टिंग और एंड के वर्ड्स को जो है क्लिप कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं और खाली बीच के वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा का हमने फ्लू कर दिया, राइट? फ्लू वायरस होता है। रेफ्रिजरेटर का हमने फ्रिज कर दिया, तो इसे मिडिल क्लिपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ना बहुत ही सिंपल है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन कर रहा है, उस पे फोकस होता है। जैसे कि द डॉग चेज द कैट, तो यहाँ पे डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि एक्शन कर रहा है, राइट? इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? चेज्ड है, पीछा करना। एक्शन कर कौन रहा है? कुत्ता कर रहा है। किसका पीछा कर रहा है? वो है कैट, तो वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो आपको किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। नाउ सेम सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में लिखना हो तो मैं ऑब्जेक्ट को आगे कर दूंगी, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, क्योंकि मैं फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट पे करना चाहती हूँ। जो एक्शन रिसीव कर रहा है उस पर मुझे फोकस करना है, तो मैं सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखती हूँ कि मैं कहूंगी द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग, बिल्ली का पीछा हो रहा था कुत्ते के द्वारा। तो यहाँ पे मैं बिल्ली को आगे ले आई, ऑब्जेक्ट को आगे ले आई। तो बेसिकली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यही डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, यानी जो एक्शन कर रहा है उस पर फोकस है, एंड पैसिव वॉइस में फोकस है हमारा ऑब्जेक्ट पे, यानी जिसपे एक्शन हो रहा है उस पे। जैसे कि शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है, राइट? तो कौन पढ़ रहा है किताब? शी। तो शी क्या हो गई? सब्जेक्ट। रीड्स जो है हमारा एक्शन हो गया और बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब मुझे फोकस अगर बुक पे लाना है तो मैं क्या कहूंगी? अ बुक इज रेड बाय हर। ना हम पैसिव वॉइस का यूज क्यों करते हैं?
हम पैसिव वॉइस का यूज जो है कुछ केसेस में करते हैं, जैसे कि अगर हमें जो है एक्शन का डूअर जो है वो हमें पता नहीं है या वो ऑब्वियस है और मैं उसे बताना नहीं चाहती हूँ, तो मैं उसे पैसिव वॉइस में लिखती हूँ। जैसे कि विंडो वॉज ब्रोकन, जो खिड़की थी वो टूट चुकी थी, तोड़ी जा चुकी थी। किसने तोड़ी? किसी इंसान नहीं तोड़ी होगी, किसी जानवर नहीं तोड़ी होगी, उस पे मेरा फोकस नहीं है। मेरी मेन चीज क्या है? मेरी खिड़की टूट गई है, राइट? तो मेरा फोकस इस खिड़की के ऊपर है जो टूटी हुई है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है किसने भी तोड़ी हो। तो अगर मेरा फोकस जो है वो एक्शन पे है, डूअर पे नहीं है, कि कौन कर रहा है ये एक्शन, उस पे नहीं है, जो चीज हुई उस पे है, तो मैं पैसिव वॉइस का यूज करती हूँ। या फिर कभी कभी क्या होता है, एक्शन जो है वो कहीं ज्यादा जरूरी है इस चीज से कि किसने ये एक्शन किया। जैसे कि जो बीमारी है उसका एक क्योर जो है वो डिस्कवर हुआ, तो यहाँ पे किसने डिस्कवर किया वो मेन नहीं है, बीमारी का इलाज जो है वो मिल गया है, राइट? तो मेरा सारा फोकस जो है वो डिस्कवरी पे है, ना कि इस पे जिसने डिस्कवर किया है। तो इसलिए इसे मैं पैसिव वॉइस में लिख रही हूँ। डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑब्वियस, भाई ऑब्वियस ही है। जैसे कि नेशनल एंथम इज संग एट द बिगनिंग ऑफ द इवेंट, नेशनल एंथम जो है वो इवेंट के स्टार्टिंग में गाया गया। किसने गाया होगा? लोगों ने ही गाया होगा ना। बट मैं फोकस किस पे कर रही हूँ कि नेशनल एंथम जो है वो गाया गया इवेंट के स्टार्टिंग में। किसने गाया, क्यों गाया, ये सब नहीं हो रहा है। मेरा फोकस इस बात पे है कि नेशनल एंथम गाया गया। डूअर जो है वो ऑब्वियस है कि लोग ही गाएंगे, राइट? कुत्ते बिल्ली तो नहीं गाएंगे, लोग ही गाएंगे। तो फिर डूअर अगर ऑब्वियस है तो हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं। या फिर अगर डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन, जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई हमें पता नहीं है इस एक्शन को किसने किया है। द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट, जो कार थी वो पिछली रात जो है चोरी हो गई थी। चोर ने चोरी करी होगी, राइट? लेकिन हमें पता नहीं है कि किसने करी है, एक्शन किसने किया है। तो हम जो है यहाँ पे सारा फोकस जो है वो इस बात पे कर रहे हैं कि कार चोरी हो गई। तो जिस चीज पे एक्शन हुआ, कार क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट है, राइट? तो मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर दिया है, इसलिए ये है पैसिव वॉइस। तो आपको समझा ना, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, फोकस है सब्जेक्ट पे जो एक्शन कर रहा है, और पैसिव वॉइस में हमारा फोकस होता है ऑब्जेक्ट पे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमें इस न्यूज रिपोर्ट को कंप्लीट करना है पैसिव फॉर्म में। Last year, significant advancements in medical science were recorded in leading medical journals when a new vaccine for malaria was discovered. तो पिछले साल जो है मेडिकल साइंस में बहुत एडवांसमेंट हुए, और ये एडवांसमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए लीडिंग मेडिकल मैगजीन्स में जब नई वैक्सीन मलेरिया की डिस्कवर हुई। The vaccine was tested through several clinical trials and results were published in those journals. तो वैक्सीन जो है वो टेस्ट हुई थी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल में, और उसका रिजल्ट जो है पब्लिश हुआ था इन मैगजीन्स में। नाउ किसने किया है उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, राइट? ये सारे एक्शन हो रहे हैं बट किसने किए हैं उसके बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। During the trials, blood samples were taken regularly from participants to monitor their immune response. The amount of antibodies produced was measured carefully to assess the effectiveness of the vaccine. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे एक रिपोर्ट दी है हमें एक एक्सपेरिमेंट की, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा है, आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो यहाँ पे मैंने किया, राइट? सब्जेक्ट कौन है? मैं हूँ। फोकस मुझ पे है, मुझे इसे हटाना है, राइट? एक्सपेरिमेंट पे फोकस करना है क्योंकि पैसिव वॉइस में लिखना है। तो क्या करूंगी, एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ। ना आप बाय मी भी कर सकते हो, बट क्योंकि पैसिव वॉइस है तो उसमें डूअर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, सब्जेक्ट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही बाकी भी जो सेंटेंसेस हैं उन्हें पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि चंद्रयान की जो लैंडिंग है वो कैसे हुई, तो उसके इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। नाउ इन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जो है हमें ये पैसेज को कंप्लीट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, सबसे पहले स्पेस क्राफ्ट को जो है मून की तरफ लॉन्च करना है अर्थ से। उसके बाद जो है उसे पोजीशन करना है कि मून के ऑर्बिट में वो एंटर करे। एंड उसके बाद जब वो मून के ऑर्बिट में चला गया तो हमें जो है उसको एडजस्ट करना है, उसे जगह दिखानी है कि यहाँ पे लैंड करना है। फिर उसके बाद जो है जब वो वहां पे पास में पहुंच गया तो उसे
स्लो करना है स्पीड को ताकि वो मून के सरफेस पे लैंड कर जाए, और लैंड करने के बाद रोवर को जो है बाहर रिलीज करना है ताकि वो डेटा को कलेक्ट करे। और यहाँ पे देखिए, चंद्रयान लैंडिंग मिशन इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स। इसके जो लैंडिंग का मिशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स हैं। पहला है स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना है मून की तरफ अर्थ से। फर्स्ट द स्पेसक्राफ्ट इज launched towards the moon from the earth. Then it is positioned to enter the moon's orbit. After reaching the moon's orbit, the spacecraft's path is adjusted for landing. Next, the spacecraft is slowed down as it nears the moon's surface. Finally, the rover is released to explore the surface and collect valuable data. नेक्स्ट हमारी लिसनिंग एक्टिविटी है, ट्रांसक्रिप्ट है पेज 251 पे। ये एक पॉडकास्ट है एआई के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शंस हैं वो मैंने पेस्ट कर दिए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी स्पीकिंग एक्टिविटी है, हमें 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। नाउ टॉपिक होगा हमारा पैनल डिस्कशन का कि हमें इवैल्यूएट करना है मोबाइल फोन्स का जो असर है वो फायदेमंद है या नुकसान वाला है। तो मोबाइल फोन्स का जो यूसेज है उससे हमें फायदा होता है या नुकसान होता है। ना ये जो 5 स्टूडेंट्स होंगे इनके क्या रोल होंगे। पहला होगा मॉडरेटर, यानी जो डिस्कशन स्टार्ट कर रहा है, लोगों को इनवाइट कर रहा है, उनके व्यूज जो है उन्हें शेयर करने को बोल रहा है, और एंड में जो है वो डिस्कशन को सम अप करेगा और सबको थैंक यू बोलेगा। सेकेंड रोल है प्रिंसिपल का, जो कि इसके अगेंस्ट है। वो कह रहे हैं कि मोबाइल फोन्स जो है वो हार्मफुल हैं। टीचर जो है वो पार्शियली फेवर में है, कह रहे हैं एजुकेशनल यूज के लिए सही है बट लिमिटेशंस के साथ यूज करना चाहिए। जो पेरेंट का रोल प्ले कर रहे हैं वो इसके ऑपोजिशन में है, वो कह रहे हैं कि ये नुकसान वाला ही है। और स्टूडेंट जो है वो फेवर में है, वो इसके फायदों को जो है हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं डिस्कशन में। तो सबसे पहले मॉडरेटर स्टार्ट करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आवर ग्रुप इज प्रेजेंटिंग अ पैनल डिस्कशन ऑन द टॉपिक इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फोन्स, beneficial or harmful. Mobile phones are an important part of our lives, but their impact is often debated. We have with us a principal, a teacher, a parent, and a student who will share their views. Let us begin with the principal. As a principal, I strongly believe mobile phones are largely disruptive because they affect discipline in schools. Students often get distracted during classes by games, messages, and social media. Mobile phones also encourage cheating during exams and reduce face-to-face interaction among students. School is meant for learning, focus, and discipline, and excessive mobile phone use goes against these values. Therefore, I feel mobile phones should not be allowed in schools. टीचर जो है वो क्या कहेंगे। फ्रॉम एन एजुकेटर्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक मोबाइल फोन्स कैन बी वैल्यूएबल बट ओनली इफ यूज्ड वाइजली. They help students access educational videos, online dictionaries, and learning apps. However, uncontrolled use can cause distraction and reduce concentration. So, I believe mobile phones should be used only for educational purposes and under strict rules. Proper guidance is very important. Parent. As a parent, I am concerned that mobile phones pose risks to children's health and social development. Excessive screen time can harm eyesight, disturb sleep, and reduce physical activity. Children may also become addicted to games and social media, which affects their behavior and family bonding. I feel parents must monitor usage and set time limits to protect children. Student. As a student, I feel mobile phones are essential in today's world. They help us stay connected with teachers and classmates and access information anytime. During online classes or homework, mobile phones are useful. They also help us learn new skills and stay updated with current events. Instead of banning them, we should be taught responsible use. And end में moderator जो है वो conclude करेगा. Thank you to all the panel members for sharing your views. From today's discussion, we can say that mobile phones are both beneficial and harmful depending on how they are used. While they support learning and communication, misuse can affect discipline, health, and social life. Therefore, balanced and responsible use of mobile phones is the best solution. Thank you everyone for listening.
नेक्स्ट आपको जो है आपकी स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट जो है वो लिखनी है। रिपोर्ट है आपके स्कूल में जो रिसेंटली जोनल साइंस एग्जीबिशन हुई थी, जिसमें 25 स्कूल्स की टीम्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था। इसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो आपको जो है रिपोर्ट में क्या क्या लिखना है, बताना है ऑर्गेनाइजर कौन था इस एग्जीबिशन का, किसने होस्ट किया एग्जीबिशन को, कब हुई, कहाँ पे हुई, क्यों ये एग्जीबिशन की गई, किसने पार्टिसिपेट किया, चीफ गेस्ट कौन था, कॉम्पिटिशन्स क्या क्या हुई, जैसे कि साइंस क्विज है, साइंस मॉडल्स हैं, टॉपिक्स क्या क्या थे जिसपे मॉडल्स बने थे, कौन सी टीम को ट्रॉफी मिली, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, चीफ गेस्ट ने क्या कहा, विजिटर्स ने क्या कहा, ये सब जो है आपको आपकी रिपोर्ट में लिखना है। और ध्यान रखना है कि रिपोर्ट जो है पास्ट टेंस में होनी चाहिए, पैसिव वॉइस में होनी चाहिए और थर्ड पर्सन की उसमें होनी चाहिए। Zonal Science Exhibition showcases young scientific talent. Reported by the student editor. यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। A zonal science exhibition was successfully organized by the Education Department and was hosted by Green Valley High School on 15th August from 10 a.m. to 4 p.m. in the school auditorium. The exhibition was held to promote scientific thinking, creativity, and innovation among students and to encourage learning through hands-on experience. Teams of students from 25 schools participated enthusiastically in the exhibition. The event was inaugurated by the chief guest Dr. Ritu Karidhar Srivastav, a renowned space scientist who inspired the students with her encouraging words. Various competitions such as science quiz, science model presentation, and poster making were conducted. Students displayed models on topics like renewable energy, waste management, water conservation, artificial intelligence, and space exploration. The exhibits were judged based on creativity, scientific accuracy, and presentation. The trophy for the best exhibit was awarded to Sunrise Public School for their innovative model on solar-powered smart cities. The chief guest and other visitors appreciated the students' efforts and remarked that the exhibits reflected awareness of real-world problems and scientific solutions. The exhibition was declared a grand success as it ignited curiosity and strengthened interest in science among students. नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर सेक्शन। तो आज के टाइम में जो है ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर और वर्चुअल रियलिटी जो है उससे जो है जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस चीज में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, जैसे आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें मैं कोई एक दो चीजों को चेंज कर दूं, या तो आप अपने फोन के कैमरा के थ्रू देखो तो आपको वहां पे कुछ अलग दिखाई दे, या फिर जो है मैं प्रोजेक्टर के जरिए जो है वहां पे कुछ दिखाऊं। जैसे कि सपोज आप एयरपोर्ट पे हो और वहां पे जो है आपको एक प्रोजेक्टेड जो है पर्सन दिखाई दे रहा है, वो रियलिटी में नहीं है, उसका एक एवतार है ना। आप उस पर्सन के पास जाके जो है कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो आपकी हेल्प करेगा, आपको डायरेक्शंस बताएगा। बट वो पर्सन जो है वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, यानी वहां पे उसे प्रोजेक्ट किया गया है, वो रियली वहां पे है नहीं। तो ये हुई हमारी ऑगमेंटेड रियलिटी, जब हम रियलिटी में थोड़े बहुत कुछ चेंजेस कर दें। वर्चुअल रियलिटी क्या है, जिसमें पूरी तरह से पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया है, राइट। हमने देखा है ना वो वीआर गियर्स जो आते हैं, जो हम आंखों में लगाते हैं और सामने जो है आपको जो दुनिया दिखाई दे रही है वो बिल्कुल अलग है, राइट। उसमें जो है जो भी है वो सब रियल नहीं है, सब वर्चुअल है, और वो इतना इमर्सिव है, इतना जो है रियल लगता है कि आपको लगेगा आप सच में वहां पे हो। तो ये जो चीजें हैं इससे जो है पढ़ाई में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो एनसीईआरटी ने जो है ई पाठशाला करके जो है एक ऐप को डेवलप किया है, जिसमें जो है वो एआर को लेके आ रहे हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू जो है वो आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगे। तो आप लोग जो है इस ऐप को डाउनलोड करो, ई पाठशाला जो है, और मुझे भी बताना कि ये ऐप कैसी है। एक्चुअली इसमें जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है ऐसा कुछ है या नहीं है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नए नेशनल अवार्ड्स जो है लेके आई है साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाता है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमें उन वुमेन पायनियर्स के बारे में बताया गया है जिन्होंने अलग अलग फील्ड में कुछ बड़ा अचीव किया है, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको दी हैं। इसके अलावा अगर आपको और जानना हो तो आप इंटरनेट पे सर्च करके इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। That's all for today, kids. If you enjoyed this lesson, don't forget to like, share, and subscribe to the channel. See you in the next video. Until then, stay smart, stay curious, and stay strong. Bye.